20 अक्टूबर 1962 की एक शाम मीनू मसानी के घर एक प्राइवेट पार्टी का आयोजन था। मीनू मसानी लोकसभा में स्वतंत्र पार्टी के लीडर हुआ करते थे। जयप्रकाश नारायण को पार्टी में बतौर मुख्य अतिथि निमंत्रण मिला था और उस शाम वो नागा जनजाति की भारत से अलग राज्य की मांग पर अपनी राय रख रहे थे। गंभीर माहौल की बीच यकायक पार्टी में एक महंगी फ्रेंच परफ्यूम की खुशबू उड़ी तो सबने दरवाजे की ओर देखा। वहां आयशा थीं, फिरोजी और नीले रंग की शिफॉन की साड़ी पहने हुए। अपनी बादामी आंखों से उन्होंने चारों तरफ देखा तो सब उनके एहतराम में खड़े हो गए। आयशा ने देरी के लिए सबसे माफी मांगते हुए लोगों से बैठ जाने को कहा और खुद भी वहीं दरी पर बैठ गई। अपनी किताब बुक ऑफ अनफर्गेटेबल वुमेन में खुशवंत सिंह लिखते हैं, इसके बाद आयशा ने एक सुनहरे डिब्बे से कासनी रंग की सिगरेट निकाली और सुलगा ली। सभा ये सब देख ही रही थी कि जयप्रकाश नारायण बोले, देखो ज़माना कैसा बदल गया है। एक महारानी आम आदमी के चरणों में बैठी है। इसके बाद आयशा खड़ी हुई और सबके सामने उन्होंने अपनी बात रखी। अंग्रेजी में बोलने के बाद उन्होंने कहा, माफ करिए, मेरी पैदाइश बंगाल की है और शादी राजपूतों में हुई है, इसलिए मेरी हिंदुस्तानी थोड़ी तंग है। खुशवंत सिंह बताते हैं कि उनके पास बैठे एक शख्स ने उनके कान में कहा, इनकी बंगाली और राजस्थानी तो और भी खराब है, इन्हें सिर्फ अंग्रेजी या फ्रेंच में बोलना आता है। बंगाल के जिला कूच बिहार की राजकुमारी आयशा यानी गायत्री देवी का जन्म 23 मई 1919 को कूच बिहार राजघराने में हुआ था। उनकी मां इंदिरा राजे खुद बड़ौदा की राजकुमारी हुआ करती थीं। जब आयशा का जन्म हुआ उन दिनों राइडर हैगर्ड की लिखी हुई किताब शी अ हिस्ट्री ऑफ एडवेंचर बड़ी फेमस हुआ करती थी। इसमें एक जादुई रानी का किरदार है। इसी किरदार के ऊपर इंदिरा राजे ने अपनी बेटी का नाम आयशा रखा था। 12 साल की उम्र थी जब आयशा की मुलाकात जयपुर राजघराने के महाराजा सवाई मान सिंह से हुई और पहली ही नजर में वो 21 साल के महाराजा को दिल दे बैठी। साल 1940 में दोनों ने शादी भी कर ली। इस तरह आयशा बन गई महारानी गायत्री देवी। उस दौर में उन्हें दुनिया की सबसे सुंदर औरतों में से एक गिना जाता था और वोग मैगजीन ने एक ऐसी ही लिस्ट में उन्हें स्थान भी दिया था। उन्हें पोलो खेलने और शिकार करने का बहुत शौक था। साल 1962 में उन्होंने स्वतंत्र पार्टी के टिकट पर अपना पहला लोकसभा चुनाव लड़ा और उसी के साथ 1,92,000 वोट पाकर चुनाव जीत भी लिया। इतनी बड़ी जीत के चलते उनका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल हुआ। इस चुनाव को जीतने के बाद महारानी गायत्री देवी की राजनैतिक पारी की शुरुआत हुई। 20 अक्टूबर की 1962 की शाम का जो किस्सा हमने आपको शुरुआत में सुनाया था, उसकी पहली किस्त उसी दोपहर लिख दी गई थी। उस दौरान एक बार लोकसभा में चीन को लेकर गर्मागर्म बहस हुई। बॉर्डर पर चीन के अतिक्रमण को लेकर विपक्ष प्रधानमंत्री नेहरू पर हमलावर था और नेहरू किसी तरह अपने नीतियों का बचाव कर रहे थे। लोकसभा की गैलरी से नजर डालो तो पुरुष सांसदों और महिला सांसदों के बीच फर्क साफ मालूम पड़ता था। कॉलर चढ़ाए ट्रेड यूनियन के नेताओं समेत धोती कुर्ता पहने सांसदों के बीच औरतें सलीके से पहनी साड़ी में नजर आती। सरकार की तरफ वाली बेंच में प्रधानमंत्री नेहरू के अगल बगल बैठी थीं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर सुशीला नायर, उप विदेश मंत्री लक्ष्मी मेनन और उप वित्त मंत्री तारकेश्वरी सिन्हा। सदन में दूसरी तरफ विपक्ष की बेंच पर मौजूद थीं जयपुर की महारानी गायत्री देवी और स्वतंत्र पार्टी की मेंबर। नेहरू चीन के मसले पर बोल रहे थे।
बीच में महारानी ने नेहरू को टोकते हुए कहा, अगर आपको किसी भी चीज के बारे में कुछ भी पता होता तो आज हम इस मुसीबत में नहीं होते। नेहरू ने सुने को अनसुना करते हुए अपनी बात जारी रखी। महारानी गायत्री थोड़ी संसदीय भाषा में दोबारा अपनी बात दोहराने लगी। तब नेहरू ने नजर उठाकर कहा, मैं एक औरत के साथ ज़बान नहीं लड़ाना चाहता। नेहरू के साथ गायत्री देवी का राजनैतिक विरोध था, लेकिन जब कांग्रेस की कमान इंदिरा गांधी के हाथ में आई तो ये अदावत पर्सनल हो गई। दरअसल गायत्री और इंदिरा एक दूसरे को बचपन से जानते थे। दोनों ने गुरुदेव रवींद्रनाथ ठाकुर के बनाए पाठा भवन शांतिनिकेतन स्कूल में पढ़ाई की थी। खुशवंत सिंह लिखते हैं, इंदिरा खुद से खूबसूरत किसी और औरत को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। एक बार सदन में उन्होंने गायत्री देवी को कांच की गुड़िया कहकर बुलाया था। देश की राजनीति के ये दो ताकतवर परिवार हमेशा एक दूसरे के विरोध में रहे। गायत्री देवी ने कांग्रेस के उम्मीदवार को लगातार 3 बार लोकसभा चुनाव में हराया था। इंदिरा और गायत्री देवी के रिश्ते को लेकर तब इंडिपेंडेंट अखबार की एक रिपोर्ट में छपा था, गायत्री की सदन में मौजूदगी इंदिरा को बहुत ज्यादा खलती थी। इमरजेंसी के दौरान दोनों की बीच अदावत खुलकर सामने आई। किस्सा मशहूर है कि इंदिरा ने महारानी को जेल में डालकर जयगढ़ के किले में फौज भेज दी थी। इस किस्से को लेकर कई सारी किंवदंतियां बनी हुई हैं। मसलन ये कि इंदिरा ने सेना को आदेश दिया था कि जयपुर राजघराने के सारे बेशकीमती आभूषण और हीरे जवाहरात जो उन्होंने छुपा कर रखे हैं, उन्हें खोद कर लाना है। किंवदंती में ये भी शामिल है कि इंदिरा ने बाद में कहा था कि वहां फौज को कुछ नहीं मिला, जबकि कई ट्रक सोना हड़प लिया गया था। जयपुर में कई गाइड आज भी सैलानियों को ये किस्सा सुनाते हैं। एक और किंवदंती है जिसके अनुसार ये सब कुछ संजय गांधी के इशारे पर हुआ था। संजय गांधी ने हिंदू मुस्लिम दंगों का बहाना बनाकर आमेर में 7 दिन का कर्फ्यू लगा दिया था और उसके बाद सेना को खुदाई करने भेजा। खुदाई में 60 ट्रक सोना, चांदी और जवाहरात मिले। सबकी नजरों से बचाकर इसे जयपुर से दिल्ली ले जाया गया। वहां नई दिल्ली के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इंदिरा गांधी ने 2 विशाल प्लेन तैयार रखे हुए थे। वहां से संजय और इंदिरा ने उस खजाने को स्विट्जरलैंड भिजवा दिया। इसके बारे खुद महारानी गायत्री देवी ने बताया था। असल में ये बात इमरजेंसी से पहले ही है। तब तक महारानी गायत्री देवी को जेल में नहीं डाला गया था। इंदिरा जयप्रकाश नारायण और जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में हो रहे जनांदोलनों से झल्लाई हुई थीं। इसलिए उन्होंने ध्यान भटकाने के लिए कारोबारी घरानों और विपक्ष के नेताओं के खिलाफ छापेमारी शुरू करवा दी। गायत्री देवी बताती हैं, इन छापेमारियों में ग्वालियर और जयपुर के पूर्व राजघरानों के प्रति विशेष दुराग्रह रखा गया, क्योंकि ग्वालियर की राजमाता और मैं संसद में विपक्ष के सदस्य थे। 11 फरवरी 1975 की बात है। इमरजेंसी लागू होने में अभी 4 महीने बाकी थे। उस रोज राजमाता गायत्री देवी अपनी छत पर नाश्ता कर रही थी जब एक नौकर ने आकर उन्हें इत्तिला की कुछ लोग उनसे मिलने आए हैं। गायत्री देवी नीचे पहुंची तो पता चला वो लोग इनकम टैक्स ऑफिसर थे। महारानी गायत्री देवी की मोती डूंगरी वाली प्रॉपर्टी की छानबीन की गई। उनके घर, ऑफिस, सिटी पैलेस, म्यूजियम, रामबाग पैलेस होटल, उनके बच्चों के घरों और दिल्ली में सांसद आवास पर भी छापे मारे गए। इसके अलावा जयगढ़ फोर्ट पर भी छापा मारा गया। यहीं से गढ़ा हुआ सोना मिलने की कहानियां शुरू हुई। एक दिन जब इनकम टैक्स अधिकारी मोती डूंगरी के आंगन में छानबीन कर रहे थे तो उन्हें जमीन में दबे सोने के सिक्के मिले।
इन सिक्कों को राजा मान सिंह द्वितीय ही नाहरगढ़ के किले से मोती डूंगरी लाए थे। जयपुर रियासत का जब भारतीय संघ में विलय हुआ, उससे पहले ये सिक्के नाहरगढ़ किले के खजाने में रखे हुए थे। इस सोने का जिक्र जयपुर रियासत के आखिरी बजट में किया गया था और एक एक सिक्के का हिसाब था। लेकिन इसके बाद भी ये उत्पीड़न जारी रहा। द ट्रिब्यून में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार टैक्स अधिकारियों को जो सोना मिला था, उसमें 26 लाख के गोल्ड बिस्किट और शाहजहां के वक्त की सोने की मुहरें थीं, जिनकी कीमत लगभग 8 करोड़ रुपए थी। इस मामले में 30 साल तक कोर्ट में केस चला, लेकिन चूंकि जयपुर रियासत के पास पूरा हिसाब था, इसलिए ये सिक्के ट्रकों में भरकर कहीं ले जाए नहीं गए, बल्कि जयपुर राजघराने की मिल्कियत ही बने रहे। इसके कुछ महीने बाद जून 1975 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी घोषित करवा दी, तो उसके बाद अपने विरोधियों को जेल भेजना शुरू किया। पूर्व महारानी गायत्री देवी को भी तिहाड़ जेल डाल दिया गया। वहां 5 महीने उन्हें रहना पड़ा। उनके सबसे बड़े बेटे ब्रिगेडियर भवानी सिंह को भी जेल में डाल दिया गया। जेल से रिहा होने के बाद गायत्री देवी ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया, ये कहते हुए कि जिस देश में एक तानाशाह का राज हो, वहां लोकतंत्र की कीमत ही क्या है। इंदिरा और गायत्री देवी के बीच अदावत ताउम्र जारी रही। यहाँ तक कि संजय गांधी की मृत्यु पर गायत्री देवी ने इंदिरा को फोन किया, लेकिन उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया। एक बीमारी के चलते 29 जुलाई 2009 कोचबिहार की राजकुमारी आयशा यानी जयपुर के राजमाता गायत्री देवी दुनिया को अलविदा कह दिया। तो दोस्तों, यह था राजकुमारी से राजमाता और राजमाता से एक स्वाभिमानी राजनेत्री की कहानी। ऐसे ही और राजनीति के रोचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहिए। इसी के साथ आपके दोस्त नंदन विश्वास को दीजिए इजाजत। नमस्कार।